अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका की बायो वॉरफेयर, अमेरिका की साइबर वॉरफेयर, अमेरिका की सारी वॉरफेयर के बारे में कुछ शॉकिंग चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन सब की ज़रूरत अमेरिका को क्यों पेश आई है, उस पर पहले हम बात कर लें कि देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें, हाईएस्ट जीडीपी की बात है। 1992 में अमेरिका नंबर 1 पे था, 2008 में अमेरिका नंबर 1 पे था, 2024 में अमेरिका नंबर 2 पे चला जाएगा। 1992 में दुनिया की 8 मेजर इकोनॉमीज़ अमेरिका और उसके पार्टनर्स की थी। नंबर 1 अमेरिका, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर इंग्लैंड, फिर स्पेन, फिर कनाडा। 10वें नंबर पे चाइना था। 2008 में थोड़ा मामला ख़राब होना शुरू हुआ। अमेरिका और जापान पहले और दूसरे पे थे, चाइना तीसरे पे आ गया था, फिर जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, फिर ब्राज़ील आ गया था, कनाडा आउट हो गया था। और 2024 की जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें चाइना नंबर 1, अमेरिका नंबर 2, इंडिया जो कि 2008 में टॉप 10 में भी नहीं था वो नंबर 3, इंडोनेशिया नंबर 5 पे आ जाएगा, रशिया नंबर 6 पे आ जाएगा, ब्राज़ील नंबर 8 पे होगा, 9वें और 10वें पे यूके और फ्रांस। तो जो 1992 की टॉप 8 इकोनॉमीज़ थी जीडीपी के लिहाज से, वो अमेरिका और उसके पार्टनर्स की थी। 2024 में टॉप 8 में 3 अमेरिका और उसके पार्टनर्स की हैं। और जो टॉप की इकोनॉमीज़ हैं, जो चाइना, इंडिया, रशिया और ब्राज़ील टॉप 8 में हैं। ये 4 जो हैं ना, ये ब्रिक्स का हिस्सा हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि वेस्ट की नींदें इस वक्त क्यों उड़ी हुई हैं। अजीज दोस्तों, बायो वारफेयर अमेरिका ने एक शुरू की है। अमेरिका की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 336 बायो लैब्स हैं। 30 कंट्रीज़ में। अमेरिका अपने मुल्क में बायो लैब्स नहीं बनाता। आप अमेरिका जाएंगे ना, तो प्लेन में आपको एक फॉर्म मिलता है कस्टम्स का, जिसमें लिखा होता है कि आप कोई प्लांट तो लेके नहीं आ रहे, आप कोई पौधा तो लेके नहीं आ रहे, आप कोई जड़ी बूटी तो लेके नहीं आ रहे। ये वो अमेरिका इतना अपने मुल्क का ख्याल रखता है कि वहाँ पे कोई वायरस कहीं से ना आ जाए। मामूली मैं मिसाल दूंगा कि मैं 2012 में न्यूयॉर्क गया था। वो हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी वालों को सज़ाए मौत दी थी, फांसी दी थी। तो उस पे वहाँ पे जमातिया और पाकिस्तान बैक्ड बंगाली प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जब हसीना वाजिद यूएन में अमेरिका न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट कर रही थी। तो मैं जिनीवा में था, तो हमारे एनजीओ ने डिसाइड किया कि हम हसीना वाजिद के इस बोल्ड स्टेप पे उनके सपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट करें। तो मैं वो कवरेज के लिए गया था उधर हमारे एनजीओ की तरफ से। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क के होटल में मैं ठहरा हुआ था। तो तीसरे चौथे दिन की बात है कि अगले दिन मेरा सुबह वहाँ पे 2 बजे प्रोटेस्ट था, तो मुझे वहाँ पे पहुँचना था। और मैं रात को जब शाम को लेटा हुआ था तो मुझे खारिश होने लगी, पाँव पे 2-3 मोटे मोटे दाने निकल आए और खारिश होने लगी। तो मैं रिसेप्शन पे गया और उसको बोला कि मुझे कोई फार्मेसी करीब में है तो मुझे बताओ, तो मैं फार्मेसी से, ये देखो मेरे को ये मसला हुआ है, दवाई। तो इसने कहा मैं मंगवा देता हूँ, तुम कमरे में लेटो। वो कमरे में गया, 15 मिनट हुए तो वो बड़े बड़े मास्क पहने हुए, पूरा बॉडी कवर किए हुए 2-3 लोग आए। दरवाज़ा नोक के मैंने देखा, मैंने कहा ये एलियन आ गए, कौन आ गए।
बोला तुम्हारे को वो कुछ मसला हुआ है खारिश का, देखा तो मैंने दिखाया तो कहता है कि ये फ़ौरन आओ, एम्बुलेंस में ले गए। मैं कहा कहाँ लेके जा रहे हो? बोला हॉस्पिटल। मैंने कहा अरे भाई कोई कीड़े वीड़े ने काटा है? बोला नहीं तुम लंदन से आए हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोला हाँ तो बस हमें तुम्हें चेकअप करना है। मुझे हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में मुझे एक वो ज्यूस हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क का, 8वें फ्लोर पे कॉर्नर का सबसे रूम में मुझे डाल दिया। और जो कमरे में हर थोड़ी देर बाद 2-3 डॉक्टर नर्सें आ रही हैं, मेरा पूरा नंगा करके मेरा पूरा चेकअप कर रहा, बार बार कर रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं। तो एक क़यामत इमरजेंसी नाफिज हो गई। मैं हैरान था, मुझे ये था कि ये कर क्या रहे हैं। मैंने उनको बार बार कहा कि आप मेरी मर्जी के बगैर मुझे यहाँ पे डाला हुआ है आपने, ये ज़बरदस्ती है। ये ह्यूमन राइट्स भी देख लें आप उनके, ठीक है। वो पूरी रात निकल गई इसी चक्कर में। हर थोड़ी देर बाद कोई डॉक्टर आ रहा है, मेरा चेकअप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, मुझे जब सुबह हो गई तो अब मुझे टेंशन हुई कि मेरा जिस काम के लिए मैं अमेरिका आया हूँ, मेरा तकरीबन $4-5 हज़ार का खर्चा हो गया है। ये सब चीज़ें इधर मैंने बंदोबस्त किया हुआ है, कैमरों का, चीज़ों का, शूटिंग का, वो पूरे प्रोटेस्ट वगैरह का। और मुझे उधर मैनहट्टन में पहुंचना है। इस हॉस्पिटल से मुझे लगता है 2-3 घंटे का तो रास्ता होगा, क्योंकि अमेरिका की ट्रैफिक और ख़ास तौर पे। खैर 11 बजे 12 बजे अब मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है। मैं पागल हो गया। अब मैं चीखना चिल्लाना शुरू किया, मैं हंगामे मचा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो आ रहा है मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करने दूंगा। इन्होंने कहा हम पुलिस बुलाएंगे। खैर 2 बजे वहाँ पे मुझे पहुँचना था UN मैनहट्टन में। और तकरीबन 1-1:15 बजे नॉर्मल कपड़ों में डॉक्टर आया मेरे पास, नर्सें आई, बोला यू आर फाइन, ये इंसेक्ट बाइट था। तो मैंने कहा मैं तुम लोगों के आगे भौंक रहा था कल रात से, मैं भी तो यही कह रहा था। बोला हाँ लेकिन हमें देखना था कि अमेरिका में कोई वायरस तो नहीं आ जाए तुम्हारे ज़रिए। मैं कहा मैं कौन सा अफ्रीका से आ रहा था, मैं लंदन से आ रहा था। बोला नहीं ये सब देखना ज़रूरी था। मैंने कहा अच्छा मुझे जाने दो, अब मुझे जाना है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ। तो हाँ तुम जा सकते हो लेकिन थोड़ा ठहरो, हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ रहा है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आया, पता नहीं $25,000 या $15,000 का बिल लेके। बिल भरो, तुम्हारा वो मेडिकल इंश्योरेंस कराया था तुमने? मैंने कहा मैंने तो गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने कहा मैं क्यों बिल दूं, मैं तो अपनी मर्जी के खिलाफ, तुम लोगों ने, मैं तो तुम लोगों के ऊपर केस करूंगा कि तुम लोगों ने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इनकारसरेटेड किया है, मुझे तुम लोगों ने बंद किया है। एक हंगामा मचा के मैं जैसे तैसे वहाँ से निकला। वहीं से मैंने टैक्सी पकड़ी और मैं मैनहट्टन पहुंचा। तो ये है अमेरिका का अपने कंट्री को सिक्योर करने का। लेकिन 330 बायोलैब्स दूसरे मुल्कों में इन्होंने बनाई हैं, ये नक्शा है। इनकी 30 बायोलैब यूक्रेन में हैं, यूरोप के दरवाजे पे। बाकी आप इस नक्शे में देख लें, यूरोप के करीब खाली एक यूक्रेन की, पूरा यूरोप खाली है। और कहाँ है इनकी ये अरबियन कंट्रीज जहाँ पे इन्होंने कब्जे किए हैं, सीरिया, लीबिया, इराक, देख रहे हैं, अफ्रीका भरा पड़ा है, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कजाकिस्तान, ये अमेरिका की बायोलैब्स हैं। और ज़रा आपको मैं बता दूं कि ये आपके सामने मैं एक शॉकिंग वीडियो रख रहा हूं, जो कि साचा स्टोंग, डॉक्टर रॉबर्ट ओ यंग ने टेस्टिमनी दी है जुडिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू वेपनाइजेशन ऑफ द बायोस्फीयर, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर नेचुरल जस्टिस के सामने। आप इनकी ये 2 मिनट की वीडियो देखें। इसमें कह रहा है कि हाँ हम चाहते हैं, अमेरिका चाहती है कि दुनिया की आबादी कम हो। जैसे बिल गेट्स ने कहा है कि दुनिया की आबादी 3 बिलियन कम हो, 3 बिलियन लोग मारना चाहिए। और बेगैरती की इनकी इंतहा देखें कि ये कह रहा है कि वो 3 बिलियन अफ्रीका में मरने चाहिए, दूसरे इलाकों में मरने चाहिए, वो गरीब मुल्कों में मरने चाहिए जो दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते।
आप इनके माइंडसेट का अंदाज़ा करें जो दुनिया में ह्यूमन राइट, सिविल लिबर्टीज़ और ये सब चीज़ों की भरमार करते हैं। ये इनका मेंटल स्टेटस है। मैं आपको बताऊं कि ये हद से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या खराबी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुनिए ज़रा। One question from me. Where does any synthetic molecule serve the living? They don't. Right. I mean, none. And am I right in suggesting that a medicine, by definition, is something which contains synthetic molecules, something that is registered, patented, and put into the market as a medicine? Absolutely. Proper. Right. So what I'm learning from you, Dr. Young, is that a quadrillion-dollar enterprise is at work amongst us, decimating, culling the human family. Intentionally, using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the bogeymen we could dream up. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. And the multilateral agencies and the health and regulatory so-called authorities and agencies appear in the main to have become weaponized and appear, I again use the word appear advisedly, we're not casting judgments here, we're taking depositions, listening to expert testimonies, appear to be weaponized and appear to be working in collusion against the living men and women of the soil. Is that a fair statement? It is. It's not a bacterial war. It's a systemic poisoning war, and they're using chemical warfare against all of us. हद हो गई। अब आते हैं साइबर वारफेयर की तरफ। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन ने कहा है कि अमेरिका साइबर वारफेयर करता है। 2010 में ये पता चला था कि अमेरिका ने स्टुक्सनेट वायरस, साइबर वायरस यूज़ किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के खिलाफ। ये हिस्ट्री का पहला केस है जिसमें साइबर अटैक वायरस के ज़रिए किया गया था किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ, जिससे स्टेट टू स्टेट साइबर वारफेयर का दरवाज़ा खुल गया। 2022 में अमेरिका की साइबर कमांड ने अनाउंस किया था कि हम इसको अपना ओन डोमेन बनाना चाहते हैं, हम इसको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और केस के बारे में इन्होंने कहा कि 2013 में प्रिज्म ने ये बताया था कि अमेरिका साइबर एस्पियोनेज जासूसी में इन्वॉल्व्ड है दुनिया के दूसरे मुल्कों के खिलाफ, जिसमें चाइना भी है। अमेरिका ने 9 इंटरनेशनल इंटरनेट जायंट्स, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल और एप्पल को ये कहा था कि हमारे साथ कोऑपरेट करो और हमारे साथ ये सिक्योरिटी मॉनिटर इंफॉर्मेशन शेयर करो। हम दुनिया में जासूसी करना चाह रहे हैं और हर मुल्क में ये करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि अमेरिका के एजेंट कंट्री हैं, अमेरिका के फॉलोइंग कंट्रीज हैं। 2018 से तो अमेरिका टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहा है इन चीज़ों पे, साइबर उस पर, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की कंपनियों को कहता है कि हम आपको यहाँ पे हुवाई नहीं चलाने देंगे, ये कंपनी नहीं चलाने देंगे, वो कंपनी, क्योंकि हमें खतरा है कि तुम हमारी एस्पियोनेज करोगे। 2013 में मीडिया ने बताया कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी
क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड्स यूज़ करती है अपनी आईटी प्रोडक्ट्स में और आईटी स्टैंडर्ड्स में। मार्च 30, 2023 में अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट ने कहा था समिट ऑफ डेमोक्रेसी में कि अमेरिका अपने पार्टनर्स के साथ रूल्स बनाना चाह रही है जिसमें इन साइबर टूल्स को यूज़ किया जा सके। देखें अजीज़ दोस्तों, ये एलन मस्क ने अभी कल परसों में ये ट्वीट की है कि अमेरिका गवर्नमेंट को ट्विटर के एक एक चीज़ पे एक्सेस हासिल है। इवन आपके डायरेक्ट मैसेज का जो है ना, आपका प्राइवेट मैसेजेस जो ट्विटर के हैं वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट चेक करती है इस हद तक। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये हमें भाषण देती है। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका के ये ऐसे कई केसेस हैं। अपने पार्टनर्स जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया वगैरह को नहीं छोड़ता, वो आम दुश्मन मुल्कों को या दूसरे गरीब मुल्कों का क्या हाल करता होगा। जर्मनी पे अमेरिका का इतना कंट्रोल है कि अमेरिका की एक गैरिसन फौज उधर मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका के एक इलाके में 2119 लोग हैं फौजी, एक इलाके में वाइस बाडन में 2119, रेनलैंड फॉल्स में 7021, आंसबाख में 4438, बवेरिया में 10,747, स्टुटगार्ट जर्मनी का सबसे रिच इलाका है। स्टुटगार्ट इज होम टू मर्सिडीज एंड IBM। स्टुटगार्ट में 4600। आज भी जर्मनी अमेरिका के कब्जे में है। दो अमेरिका के एयरबेस हैं जर्मनी में, टैंक्स और दूसरी सारी चीज़ें हैं। ये सब जर्मनी पे अमेरिका का कब्ज़ा है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका के हवाले से इतनी भयानक खबरें हैं। आप ये देखें कि यूक्रेन में, ये अमेरिका के आजकल जो लीक हो रही है ना चीज़ें, उससे पता चला है कि यूक्रेन में नेटो के 97 फौजी रशियन से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के अंदर ये कह रहे हैं ना, हम नहीं लड़ रहे, हम खाली हथियार दे रहे हैं। 97 स्पेशल फोर्सेस लड़ रहे हैं जिसमें 50 ब्रिटिश हैं। उस यूक्रेन में जिसका 2014 में, आप ये नक्शा देखें, 2014 में यूक्रेन का सारा स्ट्रेटेजिक एरिया है ना, वो रशिया के कंट्रोल में ही था एक तरह से। क्योंकि आप देखें ये समंदर के किनारे, यानी पोर्ट्स का एरिया और ये सब चीज़ें, वहीं सारे वो प्लांट्स हैं आर्मी के और मिलिट्री के, वहीं सारा गैस एंड पेट्रोल का सेक्शन है और वहीं से वो एक्सपोर्ट भी होता है। ज़ाहिर पोर्ट वहीं पे हैं। तो आप ये देखें कि क्राइमिया तो डायरेक्ट रशिया का ही हिस्सा बन गया था, रशिया ने उसको अपना पार्ट बना दिया था। जबकि लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये दो के अंदर मिलिटेंसी चल रही थी और रशिया के लोग वहाँ पे मतलब यूक्रेन की फौज से लड़ रहे थे। खार्किव जो कि स्ट्रेटेजिक एरिया है, वो भी प्रो रशियन फोर्सेस के कब्ज़े में था। जबकि बाकी ये जो 5 प्रोविंसेस हैं यूक्रेन के, खेरसन, मिकोलोव, ओडेसा, इम्पोर्टेंट एरिया, ये सब भी प्रो रशियन प्रोटेस्ट चल रहे थे। यूक्रेन का तो वैसे ही अपने इलाके में कंट्रोल नहीं था कि यूक्रेन की एक वास्ट मेजॉरिटी जो है वो रशियन स्पीकिंग लोग हैं। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका के लिए मामला ख़राब होते जा रहे हैं। ये देखें ना, US ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जब हमने रशिया पे लगाई है ना, इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए कि अब दुनिया में लोग डॉलर को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए कि दूसरे मुल्कों ने जो रशिया के साथ हैं और जो हमें पसंद नहीं करते, वो अब डॉलर छोड़ के दूसरी करेंसीज में सारी डीलें कर रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया और ईरान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मेजर इकोनॉमीज
डॉलर को छोड़ के दूसरी करेंसीज में डील कर रही हैं, जिसका कि हमें बहुत बड़ा नुकसान है। अजीज़ दोस्तों, यूरोप में भी एक जागृति आई है। यूक्रेन से पोलैंड ने इंपोर्ट ग्रेन्स की, फूड ग्रेन्स की ख़ास तौर पे बंद कर दी है। और अमेरिका का तो ये हाल है कि 1 जनवरी 2020 में अमेरिका का ऊपर कर्जा था 23.2 ट्रिलियन और आज अप्रैल 2023 में 31.4 ट्रिलियन, यानी 8 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा अमेरिका के ऊपर बढ़ा है। ये एक्चुअल पिक्चर है अमेरिका की इकोनॉमी की। अजीज दोस्तों, आजकल सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ गया है, चाइना के खिलाफ चल गया है, रशिया के खिलाफ, ब्राज़ील के खिलाफ। अब जहाँ पे भी रशिया या चाइना का इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। रशिया ने सूडान की एक हुकूमत के साथ एक वहाँ पे फौजी अड्डा बनाने का ऐलान किया था और उनका एग्रीमेंट हुआ था। तो आपने देखा सूडान में बगावत हो गई, फौज ने प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत कर दी और एक सिविल वार शुरू हो गई। और अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये ट्वीट किए कि मैंने सूडान की ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल के चेयरमैन से आज बात की है, अल बुरहान से, कि हम अमेरिका की सूडान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ अमेरिका खड़ी है। किससे बात कर रहे हैं? ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल से, जिसने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की, उससे बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, ताकि हम सूडान में रैपिडली डेमोक्रेसी लाएं। ऑलरेडी जो डेमोक्रेसी थी उसको फौज के जरिए ख़त्म करा कर अपने मतलब की, क्योंकि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर्जी लवरोव, ये सूडान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि हम सूडान के साथ खड़े हैं, हम सूडान के ऊपर पाबंदियां ख़त्म करने की बात करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। तो अमेरिका इस वक्त अपनी इंटरनेशनल हेजेमनी कायम रखने के लिए हर तरफ से वार कर रहा है। इसकी वजह यह है कि देखें, IMF ने प्रेडिक्शन की है 2023 की, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना GDP ग्रोथ के हिसाब से रीजन वाइज, तो डेवलपिंग एशिया, चाइना, इंडिया वगैरह, इंडोनेशिया 5.3, सब सहारन अफ्रीका 3.6, मिडल ईस्ट 2.9, लैटिन अमेरिका 1.6, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स 1.6, यूरोप 0.8। लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज आर USA एंड यूरोप। तो अमेरिका की, यूरोप की नींदें तो हराम होनी है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारा मैं आपके सामने केस रखना चाह रहा था। दिस इज़ द सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।